दोस्तों, डीगल टोल प्लाजा के पास आ गई हूँ। आज गुड़गांव की तरफ जा रही हूँ और कल से एक नई जर्नी की शुरुआत है। आज है 20 जनवरी, तो जब मैं वापस आऊंगी उस ट्रिप से तभी आपको वीडियोस मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए, ब्लैक विंग काइट आज मिल गया है। नॉर्मली इस जगह पे ब्लैक विंग काइट मैंने पहले नहीं देखा है, लेकिन कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा यहाँ नीचे पानी के पास एक हेरन बैठा है, शायद पौंड हेरन है। पौंड हेरन ही लग रहा है। और सैंड पाइपर भी यहाँ पर था अभी। सैंड पाइपर कहीं इधर उधर चला गया है। नहीं है तो यहीं पर। ये रहा। ये है सैंड पाइपर, एक कॉमन सैंड पाइपर है। देखती हूँ आज टोल प्लाजा के उस साइड में क्या क्या बर्ड्स हैं इस समय। पिछले 2-3 दिनों से धूप अच्छी आ रही है, टेम्परेचर काफी बढ़ गया है। 23 से 25 डिग्री के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर रह रहा है। हालांकि अभी बारिश का फोरकास्ट है और बारिश आएगी भी। और लेकिन क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो बर्ड्स इधर उधर हो जाती हैं। तो अब देखती हूँ उधर वो बार हेडेड गीज वगैरह हैं या नहीं। वो तो काफी टाइम हो गया, लगभग 2 महीने पहले मैंने वहां पे देखा था फ्लॉक। तो आज जाके देखती हूँ कि ईगल वेटलैंड्स पे क्या क्या बर्ड्स हैं इस समय। यहाँ पर दोस्तों ग्रे हेरन है। और अभी मैंने सारस को उड़ते हुए इधर आते हुए देखा। मेरे ख्याल से ये वही सारस फैमिली है जो मैंने कुछ समय पहले आपको दिखाया था। ये देखिए, ये मुझे लग रहा है कि ये जो जुवेनाइल वाले हैं ये वो वाले हैं, क्योंकि रेड नहीं, रेड है इसके सर पे। हाँ ठीक है, ये सारस का पेयर है। पीछे वाला जुवेनाइल है, उसका येलोइश है, ये देखिए, फुल्ली डेवलप नहीं है। ये आगे वाला है फुल ग्रोन। और भी उड़ के आ रहे हैं क्योंकि चार थे इनकी फैमिली में। और वुली नेक स्टॉक भी है। वो सारा, ये एक और, ये भी अडल्ट है क्योंकि इसके सर पे रेड कलर है। ये देखिए, ये नीचे बैठा हुआ है। इस तरह देखिए, बैठे हुए सारस को आपने देखा नहीं होगा पहले। अब मैंने पिछले मेरे ख्याल से 2 वीडियोस से जो नॉइस कैंसलेशन को पूरा अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको साउंड क्वालिटी ठीक आ रही होगी। जिन लोगों को शिकायत थी कि साउंड सुनाई नहीं देता, वो लोग अगले वीडियोस पे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि अब साउंड क्वालिटी आपको कैसी लग रही है और इन्फॉर्मेशन आपको ठीक से मिल पा रही है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आगे से मतलब जो भी मैं बोलना चाहती हूँ वो पहले थोड़ा सा ये जो क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट रहता है हाईवे पे, तो उससे थोड़ा सा इंटरफियरेंस आता था, सुनाई नहीं देता था ठीक से। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर हुआ होगा। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को अब साउंड क्वालिटी बेटर लग रही है या नहीं। तो डीजल वेटलैंड की ये पोजीशन है इस समय। सोवेलर्स वगैरह तो काफी है, देखिए सामने ही बड़ा सा पेंटेड स्टॉक दिखाई दे रहा है आपको। और ये जो डक्स हैं इसमें ज्यादातर सोवेलर्स हैं, नॉर्दर्न सोवेलर्स, मेल एंड फीमेल। और यहाँ पर पर्पल हेरन है। ये हेरन एम्बुश हंटर्स होते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा। कई वीडियोस मैंने डाले हैं हेरन्स के बारे में। तो ये वेट करता है, बिल्कुल स्टिल पोजीशन में खड़े रहते हैं। जैसे ही पास से कोई भी प्रे इनका गुजरता है तो उसको पकड़ लेते हैं। ये जो बर्ड हैं ये स्वैम्पन हैं, पर्पल हेडेड स्वैम्पन।
रेड कॉर्मोरेंट्स भी हैं यहाँ पर, पेंटेड स्टॉक के साथ में भी बैठे हैं और यहाँ पर भी बैठे हैं। यहाँ पे नॉर्दर्न शॉवेलर की मेल देखे दिख रही है आपको, जिसके फ्रंट पे व्हाइट कलर का प्रोमिनेंट सा वो है। इधर भी आपके कुछ पॉट बिल्डअप भी है। यहाँ पे ये पेंटेड स्टॉक है, इसके साथ में ही कॉर्मोरेंट्स बैठे हुए हैं, ग्रेट कॉर्मोरेंट्स हैं। इनके नेक के पास एक येलो कलर का पैच होता है। और आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई रैप्टर भी है, देखती हूँ मुझे समझ में आता है या नहीं। मोस्ट लाइकली ब्लैक काइट होते हैं इस एरिया में। तो दोस्तों, पहले भी कई बार इस जगह पे इस बात को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि वेटलैंड के कंजर्वेशन की हमें ज़रूरत क्यों है। तो आज फिर से एक बार उसी बात को दोहराने के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि जो ये हमारे मेहमान हैं जो विंटर में आते हैं, इनकी ब्रीडिंग होती है रशिया, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, इस तरह के एरियाज में, जो विंटर में रहने के लिए सूटेबल नहीं होती हैं। ना तो वहाँ पर खाना होता है, टेम्परेचर एक्सट्रीम में होते हैं, तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए विंटर में ये माइग्रेट करके साउथ में आ जाते हैं, मतलब कि सदर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया में। कुछ बर्ड्स अफ्रीका की तरफ भी जाती हैं। तो इनके जो विंटर काटने का जो समय है और जो जगह है, वो यहीं पर है, यही वेटलैंड्स हैं। तो इसके लिए इनको कंजर्व करने की जरूरत है। अब अगर कोई ये कहता है कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, तो ये जो पक्षी है हमारे इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, विंटर को सरवाइव नहीं करेंगे, और ये सारे के सारे पक्षी खत्म हो जाएंगे। जैसे कि मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था, करीब करीब 40 लाख कॉमन मुर्री जो पक्षियां थी वो खत्म हो गई थी, क्योंकि ओशन का पानी गर्म हुआ, उसकी वजह से वो मछलियां मर गई जो वो खाती थी, और इसलिए वो बर्ड्स की डेथ हो गई। तो इस तरह के जब बड़े बड़े चेंजेस होते हैं, किसी एक स्पीशीज का बड़ा पॉपुलेशन खत्म हो जाया करता है, तो उसका पूरे एनवायरनमेंट पर और पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो फूड चेन में कहीं ना कहीं है। जैसे ये पेंटेड स्टॉक है, या ये कॉर्मोरेंट्स हैं, या हेरन्स हैं, या डक्स हैं, ये किसी न किसी जगह पर है फूड चेन में, जिसको कि ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। तो एक ट्रॉपिक लेवल के जो स्पीशीज है, अगर वो गायब हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो उसके नीचे वाले जो स्पीशीज हैं, वो नंबर में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये देखिए, जो पिंक कलर का ये है, ये सारे एल्गी हैं। कुछ पिंक कलर के होते हैं, कुछ ग्रीन के होते हैं। और इस तरफ और बर्ड्स हैं, शोवेलर्स वगैरह हैं, ब्लैक विंग बिर्ड्स भी हैं। तो जो बात मैं कह रही थी कि एक स्पीशीज के गायब होने से उस ट्रॉपिक लेवल पे फर्क पड़ता है, फूड चेन पे फर्क पड़ता है। दूसरी स्पीशीज बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है, जो प्रकृति ने एक बैलेंस बनाया है, वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होते हैं। क्लाइमेट चेंज के चलते बड़े बड़े इंसिडेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, स्टॉर्म्स आते हैं। तो उससे हमारा भी नुकसान होता है, इंसान का भी नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, हर तरह के नुकसान होते हैं। तो एनवायरमेंटल चेंजेस को मिनिमाइज करने के लिए जो ऑलरेडी हो गए हैं, उनको रिवर्स करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि आगे और ना हो। अगर वही हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए हर एक स्पीशीज का जो कि आज जिंदा है, उसको कंजर्व करने की जरूरत है। अभी रिसेंटली जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मैं हिस्सा हूँ, और ऑर्निथोलॉजी का कोर्स करने के बाद मैं उसका हिस्सा बनी थी, उस ग्रुप में एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। और वो व्हाट्सएप मैसेज इस तरह से था कि एक कॉमन एक ब्लैक नेक क्रेन जो है, वो अपने जो उसके साथी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको एक लेटर लिख रहा है। और वो लेटर इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो एकमात्र बचा है। एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर ये पाए जाते हैं।
और भी बहुत सारी जगह पर पाए जाते हैं। ये भूटान में भी मिलते हैं, लद्दाख में भी मिलते हैं, मेरे वीडियोस में भी है। मैं इसके साथ में डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक भी डाल दूंगी। तो वो ब्लैक नेक क्रेन जो है, जो अकेला रह गया है पर, एकमात्र बचा है अपने स्पीशीज में से उस जगह पर, वो लेटर लिख रहा है उन लोगों को जो कि अब स्वर्ग में है, जो उसके स्पीशीज के लोग थे। तो बड़ा ही दुख होता है इस तरह। मतलब ये एक लिटरली पीस है, असल में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इसको इमेजिन करके इंसान ने लिखा है। लेकिन उसकी आप व्यथा को समझिए। तो जब आप इस तरह की चीज को पढ़ते हो तो आपको वाकई में एहसास होता है कि आपने कितना नुकसान किया है प्रकृति का। हर आदमी यही कहेगा कि डायरेक्टली मैंने तो नहीं किया कुछ, लेकिन रियलिटी यही है कि हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीजों के लिए। हर हर एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो आगे ये चीजें और ना हो पाए, जहां पर है वहीं कंट्रोल हो जाए तो बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, अब ये सरसों कितनी बड़ी हो गई है और बड़े ही खूबसूरत लगातार सरसों के खेत आ रहे हैं। लेकिन अब पूरे रास्ते तो लगातार मैं कैमरा ऑन करके वीडियो नहीं बना सकती, लेकिन एक छोटा सा क्लिप दिखाना तो बनता है। और अभी थोड़े दिनों में और भी अच्छी बहुत मतलब बड़ी बड़ी हो जाएगी सरसों। दोस्तों, आज 26 जनवरी है। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर आज से कुछ रेटेड ट्रीज हैं लीगल वेटलैंड्स में। मैं कच्छ गई हुई थी, आप लोगों को शॉर्ट्स देखकर पता चल ही गया होगा, और उसके वीडियोस आएंगे। तो पहले ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और कल 25 जनवरी थी। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे होता है। तो टूरिज्म पहले अलग डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो ही टूरिज्म भी देखता था। फिर बाद में 1960s में, 1965 से 1968 के बीच में ये अलग हुआ, अलग डिपार्टमेंट बना। और उसके बाद आईटीडीसी वगैरह का गठन हुआ। जो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, आईटीडीसी के होटल्स वगैरह होते हैं, गेस्ट हाउसेस होते हैं, आपने सुना होगा, रहे भी होंगे शायद उनमें। तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ टूरिज्म का इस तरह से। और उसके बाद फिर पहले तो शुरू में जो कुछ प्रोग्राम्स आए, पहले 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे। तो 5 ईयर प्लान्स में टूरिज्म के मतलब जो टूरिज्म डेवलपमेंट का जो हिस्सा होता था उसमें ज्यादातर क्या करते थे कि वो किसी एक एरिया को ले लेते थे, उसको सर्किट कहते हैं। जैसे कि इधर आपका बिहार और ये वाले एरिया में जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, और थोड़ा नॉर्दर्न इंडिया में बुद्धिज्म के जितने जगह हैं, जो फेथ की जगह हैं, उनमें उनको बुद्धिस्ट सर्किट कहा गया। ऐसे साउथ इंडिया का अलग सर्किट बन गया। तो इस तरह के पिलग्रिमेजेस और टूरिज्म, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जगह, कई कई जगह को क्लब करके एक, मतलब जो आसपास है, इसको एक सर्किट का रूप दे दिया जाता था। अभी भी चलता है वो। उसके अलावा जो मतलब अलग से जाना चाहते हैं लोग पैकेजेस में किसी स्पेसिफिक जगह पर, नेशनल पार्क्स का अब बढ़ गया है ज्यादा जब से इको टूरिज्म शुरू हुआ है। तो अब जो मॉडर्न वो है चीजें हैं, उसमें इको टूरिज्म को बहुत इम्पोर्टेंस मिली है। और इको टूरिज्म में आपके नेशनल पार्क्स हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, इन जनरल बाकी जगह भी जब हम जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी नेचुरल हेरिटेज या इवन आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज की जगह पर गए हैं, वहां पर कुछ ना कुछ नेचुरल भी आपको मिलेगा। तो वो सारा भी इको टूरिज्म के अंदर आता है। और जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया है, इको टूरिज्म में ये भी इंक्लूडेड होता है कि उस जगह के जो लोग हैं, लोकल पॉपुलेशन है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। उनसे फीडबैक लिया जाता है कि ये क्या चीजें हैं जो कि उस जगह को नुकसान पहुंचा रही है, उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। और टूरिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो केवल वहां घूमने नहीं आया है, उसको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वहाँ की जो नेचुरल हेरिटेज है, ब्यूटी है, वो किसी भी तरह से उसकी वजह से उसमें नुकसान नहीं हो, खराब नहीं हो। और वहाँ के जो लोग हैं उनको टूरिज्म की वजह से कोई तकलीफ ना हो, उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। यहाँ पर देखिए, अभी भी वो नॉर्दर्न शोवेलर्स का ग्रुप है, माइग्रेटरी हैं सारे के सारे बर्ड्स। और ये पीछे जो है ये बार हेडेड गीज हैं। ये दोस्तों ग्रेज करते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी ये लोग ग्रेज करते हैं, वैसे ये गीज भी देखिए सूखी जमीन पे घास और बाकी जो नरम जो वो चीजें होती हैं, फ्रूट्स वगैरह होती हैं,
छोटी छोटी डाल होती हैं, वो खाते हैं ये लोग। और यहाँ पर देखिए ग्रेट कॉर्मोरेंट बैठे हैं। इधर देखिए नॉर्दर्न शोवेलर, मेल फीमेल, ये लोग धूप सेक रहे हैं। ये देखिए बार हेडेड गूज को आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं कैसे ये खाते हैं। यहाँ भी शोवेलर है। वो जो उल्टा होके अंदर जा रही है वो पिनटेल नहीं है, शोवेलर भी इस तरह करते हैं क्योंकि उसकी पूंछ पॉइंटेड नहीं है। यहाँ पर और डक्स हैं। ये सारे के सारे नॉर्दर्न शोवेलर मेल फीमेल हैं, ये देखिए, ये देखिए। लेकिन पहले और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में हुआ करते थे, अभी जितने दिख रहे हैं इससे बहुत बेटर कंडीशन होती थी पहले। अभी भी ठंड तो बाकी है, ठंड अभी है काफी। रोज धूप अच्छी आती है तो दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है 23-24 डिग्री तक, लेकिन नाइट टाइम टेम्परेचर अभी भी कम है। तो थोड़ा सा फरवरी मार्च तक ठंड रहेगी, तो ये भी यहाँ पर रहेंगे। तो मैं और वीडियोस आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग्स में, जिनमें कि हम कच्छ की यात्रा करेंगे।